आज हम SFTS वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे और चीन के साथ इसका क्या संबंध है इसको डिस्कस करेंगे। आज हमने इतिहास के दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को उठाया है और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टॉपिक है अवनींद्रनाथ टैगोर। थोड़ा बहुत आपने सब इनके बारे में सुना ही होगा, हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हम देखेंगे जापान के कौन कौन से स्थान में बमबारी की गई थी और किस किस बम के द्वारा की गई थी। पेंगुलिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसका IUCN स्टेटस क्या है देखेंगे। साथ ही आज है 8 अगस्त, तो आज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में और इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और यह पूरा वीडियो हिंदी में होगा, हिंदी में ही आपको स्लाइड मिलेंगी और साथ ही साथ हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी पहुंच दूर तक हो और हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए आज की पहले न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। अब यह खबरों में इसलिए है क्योंकि 8 अगस्त जो कि आज है, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दिन 1942 में, आप इसके एक एक पॉइंट याद रखना क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल पॉइंट ऐड किए हैं ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए। तो 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए करो या मरो का नारा दिया। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ है। तो इसकी शुरुआत को देख लेते हैं। 1942 को वर्धा में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसको भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहते हैं। फिर 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई, उस टाइम यानी कि मुंबई भी कह सकते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को यहीं पर मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वर्धा में प्रस्ताव को पारित किया गया लेकिन मंजूरी कहाँ मिली? बम्बई की बैठक में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको अगस्त महीने में ही इसको शुरू किया गया था, जैसा कि आप 8 अगस्त को देख सकते हो इसलिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि यह बिना नेतृत्व वाला आंदोलन था। अब कैसे था, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रतिक्रिया के स्वरूप रात को 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑपरेशन जीरो आवर आप याद रखिएगा। उन्हें देश के अलग अलग भागों में या जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया और बाकी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था भी घोषित कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालें हुई, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। या आप कुछ महिलाओं को यहाँ पर देख सकते हो जिनकी भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर इस आंदोलन में रही। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनता ने नेतृत्व अपने हाथों में लिया जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी। तो आप ये दोनों ही याद रखना कि कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इसमें भागीदारी नहीं की थी। आइए अपन अपने टॉपिक पे पीछे चलते हैं जो अपन ने छोड़ दिया था। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन को गति दी, ये आप देख सकते हो। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन इत्यादि नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ऊषा मेहता ने अपने साथियों को बम्बई से कांग्रेस रेडियो के द्वारा प्रसारण किया। मैंने यहाँ पर केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही पॉइंटों को ऐड किया है। अरुणा आसिफ अली ने तिरंगा फहराया और राम मनोहर लोहिया, जेपी और अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रहकर आंदोलन को गति दी तथा ऊषा मेहता ने रेडियो में प्रसारण किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन निकल कर आ जाए कि देश के कई भागों में
संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश कहलाता था में बलिया में, और बंगाल के तामलुक में, और महाराष्ट्र के सातारा में, और कर्नाटक में धारवाड़ में, उड़ीसा के तलचर और बालासोर में लोगों ने क्या किया, अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। तो आप ये देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं जो मैंने आज पॉइंट इसमें रखे हुए हैं। आप एग्ज़ाम पेपर उठा कर देखा करिए, फिर आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो सकता है। तो ये स्थायी सरकारों की स्थापना हो गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडी के नेतृत्व में की गई थी। तो पहली वाली भी याद रखिएगा आप। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, वाई.वी. चौहान ने और नाना पाटिल ने किया था। अब कुछ पॉइंट और अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि कई हजार लोग मारे गए, जैसे कि सबको ही पता है, जो काफ़ी दुखद था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि इन्होंने भी अपने अपने स्तर पर आंदोलन में योगदान दिया था। अब कुछ फेमस नाम हैं, आप उनको याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मतंगिनी हजारा थी। असम के गोहपुर में कनकलता बरुआ जो कि 13 वर्ष की थी, इन्होंने योगदान दिया। बिहार के पटना में 7 युवा छात्र व सैकड़ों लोग प्रदर्शन के दौरान दिए गए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक वायरस से जिसको हम SFTF वायरस कहते हैं, या हम इसको टीक वायरस भी बोल सकते हैं। यह खबरों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में वायरस के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार के लक्षण के साथ चीन में क्या हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। अब प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। यह टीक, जैसा कि आप ये यहाँ पर देख सकते हो, ये टीक के काटने से फैलता है ये वाला वायरस, जो कि कैसा दिखता है, एक मकड़ी के जैसे दिखता है। यह मनुष्यों में भी फैला सकता है, परंतु अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि ये मनुष्यों से मनुष्यों में फैलना संभव करता हो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है, लेकिन जो ये वाला वायरस है टीक वायरस, ये चाइना में अभी इससे कुछ लोगों की मौत हो गई है। आइए अब SFTF वायरस के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह वायरस बुन्या वायरस परिवार से संबंधित है और 2009 में इसकी पहचान की गई थी। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, 2009 में इसकी पहचान हो चुकी थी। अब इसकी महत्वता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि WHO ने 10 प्राथमिकता वाले जो रोग हैं उनकी सूची में इसको रखा हुआ है। यह वायरस अक्सर बकरियों, मवेशियों, हिरणों, भेड़ों जैसे जानवरों से भी मनुष्यों में फैल सकता है। इसका टीका अभी तक सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया गया है, तो आप याद रखिएगा टीका नहीं है। एंटीवायरल दवा रिवेरियन को इस बीमारी के इलाज में सहायक माना गया है। ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए। अब इसको हम एशियन टिक के नाम से भी जानते हैं, जैसे हेमोफिलिस लॉन्गिकॉर्निस कहा जाता है। वायरस का प्राथमिक वाहक यही है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसका प्राथमिक वायरस है। यह बीमारी मार्च और नवंबर के मध्य में फैलने कि इसके ज़्यादा आसार बन जाते हैं। ये आप चाइना का मैप देख सकते हो, ये रेड स्पॉट है जो यहाँ पे इनकी इस बीमारी के फैलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी इतिहास के एक बेसिक टॉपिक से लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 2020 में अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक वर्चुअल टूर का भी आयोजन किया गया था। इसका शीर्षक क्या था, द ग्रेट मैस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर। अब यह कौन है और इनका योगदान क्या है, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के नाम से ये जाने जाते हैं। ऐतिहासिक और साहित्यिक चित्र ये बनाते थे। अरेबियन नाइट्स और कृष्ण लीला जैसे विषयों के चित्र बनाए इन्होंने, और 1871 में कलकत्ता में ये जन्मे थे। ठीक है, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, तो उनके 2 साल बाद इनका जन्म हुआ था। ये आप इनकी तस्वीर को भी देख सकते हो। उन्होंने ओ गिलार्डी से पेस्टल और सी पाल्मेर जैसे यूरोपीय चित्रकारों से तैल चित्रकला का उपयोग करना सीखा। तो इन्होंने पश्चिमी सभ्यता से भी
कुछ ना कुछ सीखा है। वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स को स्थापित किया। तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को स्थापित किया ताकि प्राच्य कला मूल्यों और भारतीय कला को जीवनदान मिल सके। बंगाल में स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। ये आप डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। ठीक है, ये आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो 1871 से लेकर 1951 में। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने अपनी चित्रकला में मुगल और राजपूत शैलियों को प्रोत्साहित भी किया ताकि भारत की जो कला शैली है वो विलुप्त होने से बचाई जा सके, और उनके कार्य अधिकांशतः हिंदू दर्शन से प्रेरित हुआ करते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी और जापानी सुलेख परंपराओं को अपनी चित्रकला की शैली में स्थान दिया है। इनकी एक फेमस पेंटिंग है भारत माता पेंटिंग। अगर पूछ लिया जाए कि एक पेंटिंग भारत माता के नाम से जो फेमस है वो किन्होंने बनाई, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। उनकी पुस्तकों की कुछ और श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। इन्होंने राज कहानी, बूढ़ो अंगला, नलक, छिरेर पुतुल, इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा साहित्य की रचना की, वो भी बंगाली भाषा में। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। सबसे पहला तो भारत माता चित्र, इसके बाद फिर उन्होंने शाहजहाँ का चित्र बनाया, मेरी माँ, आप ये यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, परिलोक चित्रण, यात्रा का अंत। ठीक है, इनकी ये काफ़ी सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है पेंगुलिन से। विश्व में पाई जाने वाली 8 प्रजातियों में से 2 हमारे यहाँ भारत में पाई जाती हैं। पहला तो चीनी पेंगुलिन है और दूसरा इंडियन पेंगुलिन। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में ही पाई जाती हैं। यह सशल्क स्तनधारी होते हैं। इसका इस्तेमाल खाने और दवा बनाने के लिए किया जाता है और इसलिए इसकी तस्करी होती है, जिससे अवैध शिकार इसका बढ़ता है। पेंगुलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इनकी संरक्षण की स्थिति को भी डिस्कस कर लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में चीनी पेंगुलिन को गंभीर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है और भारतीय पेंगुलिन को इंडेंजर्ड। ठीक है, तो भारतीय पेंगुलिन इंडेंजर्ड है और चीनी पेंगुलिन कुछ ज़्यादा ही इंडेंजर्ड है। बाकी आप अपने हिसाब से याद रखिए। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें उसको परिशिष्ट वन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और अगर आप पेंगुलिन के बारे में आप अगर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट सीरीज के सेक्शन ए के पार्ट 9 को देख सकते हैं, जो कि पूर्णतः हिंदी में। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ से। ठीक है, अब ये खबरों में क्यों है? जापान में 6 अगस्त को विश्व के पहले परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके ऐतिहासिक बिंदुओं को कुछ देख लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया। उसके 3 दिन पश्चात ही 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। कहाँ? नागासाकी में। इन दोनों में ही लाखों लोग मारे गए और आज भी विकिरण के कारण भारी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं उस एरिया में। अमेरिकी बमबारी के कारण अब क्या थे देख लेते हैं थोड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम दौर में जापानी सेनाओं के द्वारा ईस्ट इंडीज़ के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए इंडो चाइना पर निशाना जापान सैनिकों ने साधा। इससे अमेरिका क्रुद्ध हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? हैरी ट्रूमैन। आप ये नाम याद रखिएगा। ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने के लिए परमाणु बमों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी। ठीक है, तो अब आइए कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। हिरोशिमा में 6 अगस्त को सबसे पहले गिराया गया, उसके बाद नागासाकी में 9 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया था हिरोशिमा में लिटिल बॉय को और नागासाकी में फैट बॉय को। ये परमाणु बमों के नाम हैं, आप इनको याद रखिए। ये कुछ फैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिटिल बॉय, ठीक है, फैट में। और ये आप इसकी लोकेशन को देख लीजिए। जापान है, जापान के 4 बड़े बड़े द्वीप 2, 3, 4। ठीक है, तो नागासाकी का नीचे है और हिरोशिमा ऊपर है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।